हेलो गाइज, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर जो 4 सेंटेंसेस लिखे गए हैं उसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, बाकी 3 कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर नीड की यदि हम बात करें तो नीड जो है एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज भी होता है और साथ ही साथ इसका उपयोग हम एज अ मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। ठीक है, यदि आप मॉडल की तरह इसका यूज कर रहे हैं तो इसका यूज जो है निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है और साथ ही साथ यदि इसको हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती है। यदि मेन वर्ब की तरह इसका यूज कर रहे हैं तो इसको अपना एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसने डोंट लगाया यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, तो ये मॉडल की तरह यहाँ पर इसने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो यदि इसका यूज यदि आप मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, तो इसके बाद आपको टू का यूज करना है। ठीक है, इसके बाद इन्फिनिटिव आएगा यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर टू के बाद थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, आईएनजी फॉर्म भी नहीं चाहिए, फर्स्ट फॉर्म भी डायरेक्ट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, नीड के तुरंत बाद टू चाहिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए यदि नीड का यूज एज अ मेन वर्ब की तरह कर रहे हो तब। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, यदि आप इसको मॉडल की तरह लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसा लिखेंगे, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। कैसे लिख सकते हैं, यू, इसको हम एज अ मॉडल वर्ब ले लिए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तुरंत इसके बाद नॉट आ गया, और फिर डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टू लगाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट फर्स्ट फॉर्म हो गया, अबाउट इट, सॉरी यहाँ पर डबल आर होना चाहिए था, अबाउट इट। इस तरह से सेंटेंस यदि आप लिखते हैं तो ये एज अ मॉडल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द ट्राउजर्स हैव टू लूज फॉर मी, यानी कि ट्राउजर्स जो है मेरे लिए क्या है, लूज है। तो यहाँ पर ट्राउजर्स के पास का सेंस नहीं देना है कि हम हैव लगा दिए, ये कैंसिल हो गया। ट्राउजर वैसे चीजें जो पेयर में होते हैं, ट्राउजर की बात करें तो उसमें देखेंगे कि पेयर रहता है, दो पैर रहते हैं। ठीक है, इस तरह से पैंट रहता है ना, तो दो पैर रहते हैं। तो यहाँ पर ये ट्राउजर्स जो है हमेशा पेयर में रहता है, वैसे चीजें जो पेयर में रहते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, इस वजह से ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया तो ये कैंसिल हो गया। ट्राउजर्स प्लूरल फॉर्म है तो वह भी प्लूरल आएगा यहाँ। ठीक है, आर टू बहुत ज्यादा लूज है, किसके लिए, मेरे लिए। तो फॉर हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना कि पजेसिव प्रोनाउन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर हैड सी ओपेंड द डोर व्हेन द डॉग रैन आउटसाइड, यानी कि उसने डोर खोला ही था कि तभी कुत्ता जो है वो आउटसाइड में दौड़ा। ठीक है, यानी कि बाहर की ओर दौड़ा। तो जब भी सेंटेंस में आपको नो सूनर मिलेगा तो वहां पर आपको इन्वर्जन करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है और सब्जेक्ट को बाद में लिखना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पर इसने सब्जेक्ट पहले लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। अब नो सूनर अपना पेयर हमेशा देन के साथ बनाता है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ देन है और यहाँ देन है। अब डिड के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सी इज द ओनली वन ऑफ द एप्लीकेंट्स हु हैज पास्ड द टेस्ट, यानी कि वह एप्लीकेंट्स में से केवल एक है जिसने पास किया टेस्ट को। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में द ओनली वन का यूज हो रहा हो तब वहां पर आपको आर्टिकल का यूज करना है, यहाँ पर आर्टिकल ही नहीं लगाया इसने, सी इज द ओनली वन, यहाँ भी ठीक है, तीनों जगह द का यूज हुआ है। ऑफ द एप्लीकेंट्स, अब वह है एक है, तो क्या बोलेंगे, वन ऑफ द एप्लीकेंट्स, यानी कि एप्लीकेंट्स में से एक है, और भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं उसमें से वह एक है। यहाँ पर नाउन प्लूरल होना चाहिए था, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन तो लिखा है लेकिन सेंटेंस में आपको याद रखना है, यदि सेंटेंस में सी इज वन ऑफ द ऐसा रहता तब रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ड रहता उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, एप्लीकेंट्स इसके हिसाब से हैव लगता। लेकिन जब सेंटेंस में द ओनली भी मिलेगा, वन ऑफ बस नहीं, द ओनली भी मिलेगा, तब वहां पर एक, उस एक पर्सन को इम्फेसाइज किया जाएगा, इस पे फोकस किया जाएगा, इसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। सी चूंकि सिंगुलर है इस वजह से यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि सेंटेंस ऐसा रहता, सी इज वन ऑफ द एप्लीकेंट्स, द ओनली नहीं लिखा रहता, तब हम हैव वाला टिक करते, तब वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ड रहता है एंटेसिडेंट, उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आई सी अ फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द सनसेट, तो मैं देखता हूँ माइग्रेटरी बर्ड्स को उड़ते हुए कहाँ पर, सनसेट में, मतलब आकाश में उड़ते हुए देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम वर्ब सी की बात करें तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है,
तो सी का जो है आईएनजी फॉर्म नहीं होता। सी का हो गया, इसके अलावा सुनना, देखना, सूंघना, स्मेल करना, इन सब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ये भी, ये दोनों हो गए कैंसल। अब हमें डिसाइड करना है किसमें, ए और सी में। आई हैव सीन, मैंने देखा, यहाँ पर इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया। अ फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द सनसेट करेंटली, यहाँ पर इसने करंटली लिखा। तो करंटली मतलब फिलहाल, अभी देख रहा हूँ। करंटली मतलब कि कोई काम कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू है तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज करेंगे, यहाँ पर इसने टाइम एंड टेंस से रिलेट एरर कर दिया। इस वजह से हमारे पास केवल ऑप्शन ए बच रहा है, आई सी। तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगाया, अ फ्लॉक ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। उड़ते हुए देखा है, क्रॉस द सनसेट, यहाँ पर ए नंबर एकदम परफेक्ट है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, ही कुड हैव विन द मैच, वो मैच जीत सकता था। कुड हैव लगा दिया तो आपका थर्ड फॉर्म चाहिए। कुड हैव, कुड टू हैव नहीं होता, कुड हैव डायरेक्ट होता है। तो कुड हैड भी नहीं, कुड हैव वॉन द मैच। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रपोजल हैव क्वेश्चनेबल, यानी कि इकोनॉमिक्स प्रपोजल का जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन करने की योग्य। यहाँ पर इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट की तरह लेके नहीं चला गया है, इसको एज अ सब्जेक्ट लेके नहीं चला गया है। यदि इसको सब्जेक्ट की तरह लेके चलते, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, सब्जेक्ट की तरह लेके चलते, तब वहां पर हम सिंगुलर वर्ब की तरह यूज करते। लेकिन यहाँ पर प्रपोजल का इकोनॉमिक्स यानी कि इसको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। अब ये चीज क्वेश्चनेबल है, तो है के लिए हैव का यूज नहीं करेंगे, पोजीशन नहीं शो कराना, अधिकार शो नहीं कराना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लूरल वर्ब आर वाला बच रहा है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेमाइसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स हैज लॉजिकली वीक, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट बहस का जो प्रेमाइसिस है, आधार जो है वो क्या है, लॉजिकली वीक है, कमजोर है, ठीक है। यहाँ पर प्रेमाइसिस सब्जेक्ट है, ये चूंकि प्लूरल फॉर्म में है तो वह भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, तो ये कैंसल, ठीक है। अब द प्रेमाइसिस, यहाँ पर ये सिंगुलर है तो वह फिर प्लूरल कैसे आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये प्लूरल वर्ब प्लूरल, डी सॉरी सी नंबर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक से हुआ है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आर्ग्यूमेंट का जो प्रेमाइसिस है, जो भी आधार है, जो भी तर्क है, वो क्या है, लॉजिकली वीक है, यानी कि तार्किक रूप से ये चीज क्या है, कमजोर है, ठीक है। तो प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस यहाँ पर इसने प्लूरल फॉर्म में यूज किया है, तो ये सिंगुलर वर्ब कैसे आ जाएगा। यहाँ पर इसने सिंगुलर फॉर्म में यूज किया तो प्लूरल वर्ब कैसे आ जाएगा। यहाँ पर प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, इन सब का एग्रीमेंट सही से नहीं हुआ, केवल ऑप्शन सी का सही से हुआ है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9th नंबर क्वेश्चन है, ही इज वेरी वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि वह बॉक्स उठाने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो यहाँ पर वेरी और टू का कॉम्बिनेशन सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव सेंस दे रहा है, कमजोर है, वीक है। तो निगेटिव सेंस में हम वेरी का यूज ना करके टू और टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही इज टू वीक, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, टू लिफ्ट द बॉक्स, टू और टू का पेयर बनाएंगे, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो अपना पेयर दैट के साथ बनाता है, ना कि टू के साथ। यहाँ पर टू अपना पेयर जो है वो टू के साथ बनाता है, ना कि दैट के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि वो बॉक्स नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, यानी कि निगेटिव सेंस देना है हमें, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है, ही इज सच वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि वह इतना कमज़ोर है कि वह बॉक्स को अकेला नहीं उठा सकता है, ठीक है। तो यदि आप सच का यूज़ कर रहे हैं तो सच में आपको याद रखना है, सबसे पहले सच लिखना है, फिर ए अथवा एन आर्टिकल यूज़ करना है, फिर एडजेक्टिव लिखना है, उसके बाद आपको नाउन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ही सच अ वीक मैन, इस तरह से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसने ना तो आर्टिकल लगाया ना तो नाउन लिखा, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। ही इज सो वीक दैट ही कुड नॉट, अब यहाँ पर इज वो कमजोर है, यहाँ पर इसने पास्ट का यूज कर दिया, ये कैसे हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रेजेंट है तो इसको भी प्रेजेंट, मॉडल भी प्रेजेंट में चाहिए, यहाँ पर इज प्रेजेंट है तो कैन भी प्रेजेंट में, ठीक है। ही इज सो वीक, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वह नहीं उठा सकता है। यहाँ पर सी नंबर सही लग रहा है। ही इज सो वीक, सो का पेयर टू के साथ नहीं बनता है, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 11th नंबर क्वेश्चन है, ही इज टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी कि वह दो भाइयों में वो क्या है, वो टॉलर है। तो जब भी सेंटेंस में यहाँ पर देखिए हमसे कहाँ गलती होगी, टॉलर देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री तो दा वाला टिक नहीं करेंगे, जबकि यही इसका राइट आंसर है।
ऐसा क्यों? जनरली हम टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री तो द होना चाहिए था, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर टॉलेस्ट के पहले द ठीक लगाया है, लेकिन दो भाइयों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम सुपरलेटिव यूज ना करके कंपैरेटिव का ही यूज करेंगे, ठीक है। ही इज टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, ये बढ़िया लग रहा है पढ़ने में, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। जब भी हमको सेंटेंस में ऑफ द टू मिले, क्या मिले? ऑफ द टू, यानी कि कंफर्म कर दे कि दो ही हैं उसमें से ये, तब हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले, आपको याद रखना है, तब वहां पर आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना ही करना है। यहाँ पर इसने नहीं किया है, इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा कि ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति थी। तो क्या बस पहले बस अच्छी नीति थी? नहीं, ये गलत हो जाएगा। और ए एंड बी, बी तो यही है, एक काम करता हूँ यहाँ सी से कर देता हूँ इसको रिप्लेस। बोथ ए एंड सी मे बी पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो ही सेड दैट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ आर क्यों लगाएंगे? ये भी कैंसिल हो गया, इसके वजह से ये भी कैंसिल है। ही सेड, उसने कहा कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। तो है प्रेजेंट में भी ये यूनिवर्सली ट्रू सेंटेंस है, यानी कि हमेशा के लिए सत्य है। पास्ट में भी सबसे अच्छी नीति थी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। इस वजह से यहाँ पर हम प्रेजेंट का ही यूज करेंगे, भले ही बाहर पास्ट में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड मी वेदर डिड आई कंप्लीट। तो कंप्लीट द असाइनमेंट, कि क्या मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया है, टीचर ने मुझसे ऐसा पूछा। यह सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन का है, तो इफ या वेदर का यूज करते हैं तो सब जगह ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखते हैं, सब्जेक्ट को आगे कर देते हैं, यानी कि सीधा कर देते हैं, असर्टिव में चेंज करते हैं। यहाँ पर इसने उल्टा किया, यहाँ भी उल्टा किया। अब ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये पास्ट में है, तो इसको भी पास्ट में करेंगे, तो हैज हैव का पास्ट तो हैड हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट इनफ टू कंफ्यूज मेनी स्टूडेंट्स। लेकिन क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर्याप्त डिफिकल्ट है, किस लिए? तो कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। बहुत ज़्यादा, पर्याप्त, ये सुपरफ्लुअस सिचुएशन हो गया। दोनों एक ही सेंस में, बहुत ज़्यादा, इनफ मतलब भी बहुत ज़्यादा, तो दोनों तो सुपरफ्लुअस सिचुएशन एक ही सेंस देते हैं, तो ये गलत हो गया। यदि आप इनफ का यूज बाद में कर रहे हैं तो इनफ के बाद टू प्लस वी वन चाहिए। क्या चाहिए? टू प्लस वी वन चाहिए, इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर इनफ जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? डिफिकल्ट को। कितना डिफिकल्ट है? पर्याप्त, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यदि आप इनफ का यूज जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पर पहले आपको एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद इनफ को लिखना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ठीक किया है, ठीक है। पहले हम एडजेक्टिव को लिखेंगे, अब फिर इसको मॉडिफाई करने वाले वर्ड एनफ को लिखेंगे, ठीक है। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट इनफ, फिर उसके बाद टू इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वी वन का यूज करेंगे, इस वजह से डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है इट वॉज सच लॉन्ग जर्नी दैट वी बिकेम टायर्ड, यानी कि यह इतना लंबा जर्नी था, यात्रा था, कि हम लोग टायर्ड हो गए, थक गए, ठीक है। तो सच के लिए बताया था, इसके बाद क्या चाहिए? सच के बाद ए अथवा एन आर्टिकल चाहिए, फिर एडजेक्टिव चाहिए, फिर नाउन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसने आर्टिकल ही नहीं लगाया। इट वॉज सच लॉन्ग जर्नी, सच के बाद डैट ये अपना पेयर के साथ बनाता है कि हम लोग टायर्ड हो गए। बी नंबर इसका राइट आंसर है। इट वॉज सच अ लॉन्ग जर्नी देन नहीं, सच के साथ दैट आता है, ना कि देन। सो अ लॉन्ग जर्नी, सो के बाद जो है एडजेक्टिव प्लस नाउन नहीं आता, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट सो के साथ क्या यूज करते हैं? सो प्लस एडजेक्टिव, ही सो वीक दैट, ठीक है, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि। 16 नंबर क्वेश्चन है आई रिमेंबर द ईयर विच वी मूव्ड हियर। मुझे याद है वो साल जब हम यहाँ पर मूव किए, ठीक है। तो विच नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर साल को बता रहे हैं कि जब हम मूव किए, तो जब के लिए वेन का यूज करेंगे, ना कि विच या वेयर का, ठीक है। अब यहाँ पर जब का सेंस दे रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे क्यों करेंगे? ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव थोड़ो ना कि वेन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दे। वेन वी मूव्ड हियर, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है सी वार्नड मी नॉट टचिंग द वायर, उसने मेरे को वार्न किया वायर को टच नहीं करने के लिए। तो जब भी आपको वार्न वर्ड मिलेगा, तब वहां पर आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस को भी हम इनडायरेक्ट की तरह लेके चल सकते हैं, साइड टू को वार्न में चेंज किया, ठीक है। तो वार्न के तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बीच में टू लगाने का भी झंझट नहीं है, ठीक है। सी वार्न मी, यहाँ भी ठीक है। अब कोई चीज नहीं करने के लिए कहा जाए तो पहले आप नॉट लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, ना कि टू नॉट। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सी वार्न मी नॉट टू टच द वायर। 18 नंबर क्वेश्चन है सी कंसिडर्ड मूव टू अनदर सिटी, यानी कि उसने दूसरे शहर जाने पर क्या किया? कंसिडर किया, विचार किया। तो कंसिडर के बाद आपको ये एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा जेरेंड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म?
जेरेंड फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। कंसिडर के बाद फॉर, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाया है लेकिन फॉर लगाने की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस सिचुएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसने आईएनजी फॉर्म लगाया, इन्फिनिटिव भी नहीं लगाना, बेयर इन्फिनिटिव भी नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म लगाना है कंसिडर्ड के बाद, ठीक है। सी कंसिडर्ड मूविंग टू अनदर सिटी, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैज एग्री टू द प्रपोजल, यानी कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो है प्रपोजल से क्या हो गए, एग्री हो गए, सहमत हो गए। तो यहाँ पर दोनों जगह आर्टिकल द का यूज हुआ है, जब दोनों जगह यूज हुआ है तो मतलब हम प्लूरल मान के चलेंगे, दो पर्सन है प्रिंसिपल और सेक्रेटरी। जब प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कैसे हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी सिंगुलर, ये भी कैंसिल। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैव एग्रीड टू द प्रपोजल, ठीक है। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको और भी बहुत सारे पीडीएफ्स आंसर्स के साथ मिल जाएंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, सी इज द ओनली स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड द इंटायर असाइनमेंट, यानी कि वही केवल एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने कंप्लीट की है पूरे असाइनमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर द ओनली होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट, वही केवल स्टूडेंट है, तो एक ही स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे, ना कि स्टूडेंट्स, ये कैंसिल, ये ठीक है, ये ठीक है। अब जिसने कंप्लीट किया है, हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो रहेगा उसके वो एंटेसिडेंट रहेगा, उसी के अनुसार वर्ब यूज करेंगे। ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ब प्लूरल, ये कैंसिल, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है किसमें, ए और डी में। सी इज द ओनली स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड, हैज के साथ तो V3 चाहिए, V1 क्यों लगाएंगे, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।